साधना एक लंबी प्रक्रिया थी। आरुष को टावर में प्रशिक्षण शुरू हुए 1 महीना हो चुका था। वह इस समय छठी मंजिल पर था और छठी मंजिल पर गुरुत्वाकर्षण की 6 अतिरिक्त परतें काम कर रही थीं। छठी मंजिल पर आरुष को ऐसा लग रहा था मानो वह अपने कंधे पर पहाड़ का पूरा भार उठाए हुए हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह डटा रहा। बिना कष्ट के लाभ नहीं। इसी मंत्र को ध्यान में रखकर आरुष की खेती की गई। बिना कड़ी मेहनत के वह फल की उम्मीद कैसे कर सकता था। यह प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन जब भी वह कठिनाइयों के बावजूद किसी लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होता, तो उसे जो उपलब्धि का एहसास होता, वह बस एक लत सी लग जाती। छठी मंजिल पर गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में आरुष को पूरे 3 दिन लगे और तब जाकर वह एक बार फिर अपनी तलवारबाजी का अभ्यास शुरू कर सका। वह गति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन आरुष जानता था कि यदि उसके हमले और भी तेज हो जाएं तो उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। वह समय की पाबंदी से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने गति के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का फैसला किया। मैं जितना हो सके तेज बनूंगा। 3 दिन बाद आरुष छठी मंजिल पर स्पेसटाइम गुरुत्वाकर्षण के साथ पूरी तरह से अभ्यस्त हो गया और उसकी तलवार की गति अब बाहरी दुनिया में उसकी गति के बराबर थी। आरुष ने आह भरी और बैठ गया। उन्होंने 2 घंटे आराम किया और 7वीं मंजिल पर जाने का निर्णय लिया। 7वीं मंजिल पर गुरुत्वाकर्षण छठी मंजिल की तुलना में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था। हवा की हर सांस से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़ों में सुइयां चुभ रही हो और वह लगभग गिर ही पड़ा। आरुष का चेहरा कड़वा हो गया। हे भगवान, लगता है जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ, ये और भी बेतुका होता जाता है। तभी लिटिल पैगोडा की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुम्हारी साधना की सीमा यहीं तक है। मेरा सुझाव है कि तुम यहीं रुक जाओ। आरुष ने अपने फेफड़ों में जितनी हवा भर सकता था भर ली और कहा, मैं अपनी सीमाओं का परीक्षण करना चाहता हूँ। आरुष की आंखों में एक दृढ़ निश्चय भरी चमक चमकी जब उसने अपनी तलवार निकाली। जैसी कि उम्मीद थी, छठी मंजिल और बाहरी दुनिया की तुलना में यहाँ उसकी तलवार काफी धीमी थी। आरुष ने एक मूव किया और उसे पूरा करते ही उसके पसीने छूट गए। फिर भी उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। वह जितनी अधिक तलवार चालें दिखाता, उसकी तलवार चालें उतनी ही तेज होती जाती। आरुष अपनी सीमाओं से आगे जाना चाहता था। 4 दिन बाद आरुष पहले की तुलना में काफी तेज हो गया था, लेकिन मार्शल प्रतियोगिता से पहले केवल 20 दिन शेष थे। आरुष का अभी टावर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वह 7वीं मंजिल पर प्रशिक्षण जारी रखे हुए था। उसने एक सराहनीय परिणाम हासिल किया। उसकी तलवार की गति धीरे धीरे बाहरी दुनिया में उसकी तलवार की गति के बराबर हो रही थी। जाहिर है, वह 7वीं मंजिल पर स्पेसटाइम गुरुत्वाकर्षण के अभ्यस्त होने लगा था। जल्द ही 7वीं मंजिल पर आरुष की तलवार बाहरी दुनिया में उसकी तलवार जितनी तेज हो गई, वह पूरी तरह थककर गिर पड़ा। फिर जमीन पर गिरते ही वह जोर से हंसने लगा। सफलता, मैं अपनी सीमाओं से आगे निकल गया। बहुत अच्छा लग रहा है ना? लिटिल पैगोडा ने अचानक पूछा। आरुष मुस्कुराया, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे पगोडा ने पूछा, क्या आप 8वीं मंजिल पर जा रहे हैं? आरुष ने पूछा, क्यों नहीं? इसके बाद आरुष ने अच्छी तरह आराम किया। 2 घंटे बाद वह 8वीं मंजिल पर पहुंचा। हमेशा की तरह शक्तिशाली स्पेसटाइम गुरुत्वाकर्षण आरुष पर टूट पड़ा। हालांकि उसके चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं आई। वह एक और चुनौती लेने के लिए उत्साहित था। आरुष ने एक बार फिर पागलों की तरह प्रशिक्षण लिया और एक के बाद एक तलवारबाजी के करतब दिखाए। 7वीं मंजिल की तुलना में यहाँ उसकी प्रगति की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और 10वें दिन 8वीं मंजिल पर वह स्पेसटाइम गुरुत्वाकर्षण के साथ पूरी तरह से अभ्यस्त हो गया था। 9वीं मंजिल पर पहुंचकर आरुष दंग रह गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 9वीं मंजिल पर स्पेसटाइम गुरुत्वाकर्षण ठीक 8वीं मंजिल के समान ही था। क्या हो रहा है? दूर से एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया, जिसने आरुष की विचारधारा को बाधित कर दिया। एड्रेनालाइन के कारण आरुष का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। शायद कोई झगड़ा होगा। चमकता हुआ दरवाजा खुला और एक प्रेत दरवाजे से बाहर निकला। वह तलवार लिए हुए था, एक तलवारबाज। आरुष पर एक उत्साह की लहर दौड़ गई और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह प्रेत भी एक स्पेसटाइम क्षेत्र साधक था। प्रेत ने अपनी तलवार निकाली और एक प्रकाश चमक उठा। आरुष की आंखें सिकुड़ गईं और वह सहज ही किनारे हट गया। वह प्रेत के हमले से बाल बाल बच गया। आरुष ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए तलवार की ऊर्जा से एक तलवार बनाई और उसे प्रेत पर फेंक दिया। श्रीक! जब आरुष की तलवार की ऊर्जा ने हवा को चीर दिया तो हवा चीख उठी, लेकिन प्रेत अब दिखाई नहीं दे रहा था।
ये तो बहुत तेज है। आरुष का दिल अविश्वास से धड़कने लगा। दूरी पर स्थित प्रेत टिमटिमाने लगा और कई प्रतिबिंबों में विभाजित हो गया। आरुष की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रेत इतना तेज होगा। आरुष ने भागने के बारे में सोचा, लेकिन उसके हिलने डुलने से पहले ही प्रेत की तलवार उसके सामने आ चुकी थी। प्रेत की तीखी तलवार उसकी त्वचा में आधा इंच तक धंस गई। ताज़ा खून निकला, लेकिन आरुष का सिर्फ यही जख्म नहीं था। कुछ सेकंड बाद उसके शरीर पर छोटे छोटे जख्म उभर आए, जिससे वह अपने ही खून में भीग गया। ये दृश्य देखकर प्रेत रुक गया और धीरे धीरे गायब हो गया। ट्रायल टावर छात्रों को अपनी तकनीकों को निखारने और अभ्यास करने में मदद करने के लिए बनाए गए थे, इसलिए कोई भी प्रेत किसी चुनौती देने वाले को नहीं मार सकता था। यह अजीब होगा अगर गुरुराज अकादमी अपने छात्रों को प्रशिक्षण के बीच में ही मरने दे। आरुष जड़वत खड़ा रहा। छोटे पगोडा ने पूछा, क्या आप आश्चर्यचकित थे? आरुष ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैंने तुरंत पूरी कोशिश नहीं की और उससे भी आगे नहीं बढ़ा। आरुष ने 8वीं मंजिल तक नीचे जाने और फिर तेजी से 9वीं मंजिल तक पहुंचने का निर्णय लिया। जैसी कि उम्मीद थी, प्रेत एक बार फिर उसका सामना करने के लिए सामने आया। आरुष ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली से इशारा किया। प्रेत के सामने अचानक एक तलवार प्रकट हुई, लेकिन तलवार हिलने से पहले ही प्रेत गायब हो गया। स्वूश! तलवार निर्दयतापूर्वक हवा को चीरती रही। इस बीच पीछे हटता हुआ प्रेत आक्रामक हो गया। वह पानी की तरह तेजी से बहता हुआ आरुष के पास पहुंचा। हालांकि आरुष ने प्रेत की हरकत भांप ली और समय रहते उससे बच निकला। दुर्भाग्य से प्रेत की तलवार ने हवा में ही अचानक दिशा बदल दी और आरुष की गर्दन पर खून की लकीर खींच दी। वह असफल रहा। प्रेत के गायब होते ही आरुष चुप हो गया। मास्टर पगोडा, ऐसा क्यों लगा कि इसने मेरी चतुराई को मात दे दी? आरुष ने आश्चर्य से कहा। छोटे पगोडा ने उसे सुधारा। नहीं, यह इतना जटिल नहीं था। बस ये तुमसे कहीं ज्यादा तेज था। एक बार जब तुम उस प्रेत की गति के अभ्यस्त हो जाओगे, तो तुम उसी साधना क्षेत्र के साधकों के सामने अजेय हो जाओगे। आरुष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस पर विचार करने लगा। मेरे जैसे ही साधना क्षेत्र वालों के सामने अजेय होने का क्या मतलब है? मैं अपने से ऊपर वालों के सामने भी अजेय होना चाहता हूं। मैं किसी और से भी ज्यादा ताकतवर होना चाहता हूं। आरुष ने कहा। एक क्षण का मौन छा गया और अंततः लिटिल पैगोडा ने कहा, और अधिक संघर्ष करो। ऐसा कहते हुए आरुष 8वीं मंजिल पर उतरा और दौड़कर 9वीं मंजिल पर वापस आ गया। प्रेत उसका सामना करने के लिए आगे आया और आरुष ने तुरंत उस प्रेत पर हमला कर दिया। आरुष के हमले वास्तव में तेज थे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया की गति उसके हमलों की तुलना में काफी धीमी थी। उसकी तलवार एक बार फिर खाली हवा में ही लगी और प्रेत लगभग उसके सामने टेलीपोर्ट हो गया। आरुष ने प्रेत के पहले, दूसरे और तीसरे हमले को सफलतापूर्वक चकमा दिया। स्क्वेल्च! प्रेत की तलवार आरुष की छाती में आधा इंच तक धंस गई। अपना काम करने के बाद वह प्रेत जल्द ही गायब हो गया। आरुष काफी देर तक बिना हिले डुले खड़ा रहा, फिर आखिरकार पलटा और 8वीं मंजिल से नीचे उतरकर 9वीं मंजिल पर वापस चला गया। आइए इसे पुनः करें। आरुष ने ये प्रक्रिया कई बार दोहराई और जब भी वह असफल होता, वह एक बार फिर उस प्रेत को चुनौती देने के लिए खड़ा हो जाता। इसी तरह 10 दिन बीत गए। पहली बार जब आरुष 9वीं मंजिल पर चढ़ा, तो वह प्रेत के हमलों से बच भी नहीं पाया था, लेकिन अब वह कम से कम कुछ दर्जन हमलों से बच निकलने में सक्षम था। मार्शल प्रतियोगिता से पहले केवल 7 दिन शेष थे। ट्रायल टावर में प्रशिक्षण लेते हुए आरुष बहुत रोमांचित था। उसके मुकाबलों में कई तरह की गतिविधियां होती थीं और यह वाकई रोमांचक था। हर मुकाबले के बाद वह अपनी गलतियों पर विचार करता और अगले मुकाबले में उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करता। अपने पिछले मुकाबलों की तुलना में आरुष व्यावहारिक रूप से एक नया और बेहतर संस्करण था। 3 दिन बीत गए और आरुष अंततः उस प्रेत के सामने खड़ा हो सका। हर टक्कर में उनकी तलवारें जोरदार आवाजें निकालती और उनकी हर चाल का अंदाजा बहुत सटीक होता था। दोनों साधक बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ रहे थे। जरा सी चूक भी दोनों में से विजेता का फैसला कर देती। दोनों लगातार 2 दिनों तक लड़ते रहे और पिछले 48 घंटों में धातु से धातु की टकराहट की आवाज कभी बंद नहीं हुई। अविश्वसनीय रूप से घंटों की लंबी लड़ाई के बावजूद वे अभी भी अपने चरम पर थे। उनकी लगातार लड़ाई के तीसरे दिन प्रेत से एक गलती हुई और आरुष ने तुरंत इसका फायदा उठाया। उसकी तलवार ने हवा में एक खूबसूरत चाप बनाया, जिससे कला और क्रूरता का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन हुआ और प्रेत की पीठ पर एक लंबा घाव बन गया। थवैक! प्रेत अचानक हिलना बंद हो गया।
कुछ ही क्षणों बाद प्रेत ने अपनी तलवार माथे पर रखी और आरुष की ओर झुक गया। कुछ ही देर बाद वह गायब हो गया और आरुष को 9वीं मंजिल के वीरान सन्नाटे में छोड़ गया। आरुष अपनी जीत का जश्न बिल्कुल भी नहीं मना सका और पूरे 9वें तल पर एक गंभीर माहौल छा गया। तभी दूर स्थित चमकता हुआ दरवाजा हिलने लगा और एक महिला शीघ्र ही दरवाजे से बाहर निकली। आरुष को आश्चर्य हुआ क्योंकि वह उस महिला को पहचान सकती थी। ये वही महिला थी जो विजयगढ़ के गुरुराज अकादमी के ट्रायल टावर की 9वीं मंजिल के चमकते दरवाजे से निकली थी। वह महिला भव्यता का आदर्श उदाहरण थी जब वह अपनी पीठ पर तलवार की म्यान लिए आरुष की ओर बढ़ी। आरुष ने पूछा, वरिष्ठ? महिला मुस्कुराई और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे इतनी जल्दी फिर मिल पाऊंगी। बधाई हो, तुमने कमाल कर दिया। आरुष ने प्रश्नवाचक स्वर में पूछा, क्या मैं खुद से आगे निकल गया? महिला ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। मैंने इस फर्श को खुद डिजाइन किया है और जिस प्रेत से तुमने लड़ाई की वह तुम ही हो। ये तुम्हारी सीमा का प्रतीक है और इसे हराने का मतलब है खुद को हराना। तुमने खुद को पार कर लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम तलवार सम्राट बन गए हो। तलवार सम्राट? आरुष दंग रह गया। महिला ने असमंजस में पलकें झपकाईं और पूछा, क्या आप खुश नहीं हैं? आरुष ने पूछा, वरिष्ठ, क्या कोई इनाम है? तलवार सम्राट? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? ये तो बस एक उपाधि है। यदि ये तलवार सम्राट के बजाय तलवार अमर होता तो आरुष का मानना था कि वह अधिक उत्साहित होता। इनाम? औरत ने सिर हिलाया और हंसी। बदमाश! उसने अपनी हथेली पलटी और एक प्रतीक प्रकट किया। आरुष का चेहरा उदास हो गया और उसने पूछा, क्या आप इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? महिला ने उसके सवाल पर सोचा, लेकिन आखिरकार उसने माफी मांग ली। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक प्रतीक दे सकती हूँ। प्रतीक तो इनाम है, साधना पुस्तिकाएं या पैसे नहीं। खैर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गरीब हो कि इस प्रतीक की बजाय पैसे चुनोगे। आरुष अकड़ गया। महिला ने आगे कहा, यह प्रतीक असाधारण है। यह एक परीक्षण मीनार के विजेता का प्रतीक है। इस प्रतीक को धारण करना सम्मान की बात है। आरुष चुप था। उसे प्रतीक के साथ आने वाली महिमा की आवश्यकता नहीं थी, उसे धन की आवश्यकता थी। महिला ने असहाय होकर समझाया, ये प्रतीक चिन्ह भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। मेरा विश्वास करो, ये प्रतीक चिन्ह अमूल्य है। आरुष केवल आह भर सका। उसने प्रतीक स्वीकार किया और कहा, वरिष्ठ, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ? मेरा सुझाव है कि आप अपने अगले टावरों के पुरस्कारों को धन या साधना पुस्तिकाओं में बदल दें। प्रतीक? इन्हें भोजन या साधना संसाधनों के बदले नहीं बदला जा सकता। महिला दंग रह गई। आरुष असंतुष्ट लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना आभार व्यक्त किया। खैर, मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा, सीनियर। महिला अंततः संभली और उसने उसके सिर पर थप्पड़ मारना शुरू किया और फिर जोर से हंस पड़ी। कड़ी मेहनत करो, मैं तुम्हारे मुख्य अकादमी में आने के दिन का इंतजार कर रही हूँ। इसके साथ ही वह गायब हो गई। आरुष ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ने से पहले आह भरी। वह बाहर जाकर यह जानने के लिए उत्साहित था कि 9वीं मंजिल के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में सामान्य गुरुत्वाकर्षण कैसा लगता है। आरुष को भी यकीन था कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। मैं बाहर जाने के लिए कितना उत्साहित हूँ। तभी लिटिल पैगोडा बोला, यदि आपने पत तलवार का उपयोग किया होता तो आप उस प्रेत को आसानी से मार सकते थे। आरुष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। छोटे पगोडा ने पूछा, क्यों? आरुष ने कहा, अगर मैं बाहरी साधनों पर निर्भर रहूंगा तो अंततः मैं अपनी असली पहचान ही खो दूंगा। मैं अपनी क्षमता पर से विश्वास खो दूंगा और अंततः बाहरी साधनों के बिना दूसरों से लड़ने से भी डरने लगूंगा। लिटिल पैगोडा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। ट्रायल टावर से बाहर निकलते ही आरुष को पंख जैसा हल्कापन महसूस हुआ और बाहरी दुनिया के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाने में उसे काफी समय लगा। उसे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि वह बाहरी दुनिया में 10 गुना तेज चल सकता है। उसकी तलवार भी पहले से 10 गुना तेज हो गई थी। आखिरकार वह किसी को पल भर में मार सकता था, पलक झपकते ही मार सकता था। आरुष ने आंखें बंद कर लीं। क्या वह अपनी सीमा पर पहुंच चुका था? नहीं, आरुष को लगा कि वह अभी भी तेज हो सकता है। दुर्भाग्य से उसकी वर्तमान गति स्पेस टाइम की उसकी समझ की सीमा थी। वह पीछे मुड़कर अपने पीछे ट्रायल टावर की ओर देखने लगा, थोड़ा भावुक हो गया। छोटे पगोडा ने पूछा, क्या हुआ? मुझे अक्सर लगता है कि मैं अपनी सीमा पार कर चुका हूँ, लेकिन जब मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करके और भी मजबूत बन सकता हूँ, आरुष ने कहा।
कुछ पल रुकने के बाद उसने पूछा, मास्टर पगोडा, क्या वाकई किसी की क्षमता की कोई सीमा होती है? लिटिल पैगोडा ने उत्तर दिया, कुछ की क्षमता सीमित होती है जबकि कुछ की क्षमता असीमित होती है। आरुष हंसा, मैं समझ गया। मैं तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन मैंने बहुत से प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों को देखा है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। लिटिल पैगोडा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें कि वहाँ हमेशा मजबूत लोग मौजूद होते हैं। मैं समझता हूँ। आरुष ने सिर हिलाकर पूछा, मास्टर पगोडा, क्या आप कभी एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व थे? छोटे पगोडा ने शांति से उत्तर दिया, मैं ठीक था। आरुष ने पलकें झपकाईं, ठीक है। छोटे पगोडा ने कहा, 3 तलवारों के नीचे मैं अजेय था। 3 तलवारों के ऊपर यह एक के बाद एक था। रहस्यमयी आवाज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आरुष की जिज्ञासा बढ़ गई, 3 तलवारें। छोटे पगोडा ने उत्तर दिया, यह एक और कहानी है जिसे फिर कभी सुनाया जाएगा। आरुष के पास और भी प्रश्न थे, लेकिन एक महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। वह ये देखकर दंग रह गया कि वह महिला दिशा थी। दिशा आरुष के पास गई और मुस्कुराते हुए पूछा, युवा लॉर्ड आरुष, क्या आप अभी टॉवर से बाहर आए हैं? आरुष ने सिर हिलाया और पूछा, महिला दिशा, क्या आप यहाँ खेती करने आई हैं? दिशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। आरुष भी मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, तो फिर मैं तुम्हें व्यस्त नहीं रखूंगा। मैं विदा लेता हूँ, अलविदा। ये कहकर वह वहां से चलने लगा। युवा स्वामी आरुष, रुको। दिशा ने उसे पुकारा। आरुष ने पलटकर देखा। दिशा अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस मंजिल तक पहुँचने में कामयाब रहे? 9वीं मंजिल। दिशा हक्की बक्की रह गई। उसने जल्दी ही खुद को संभाला और सिर हिलाया। चूंकि युवा लॉर्ड आरुष मुझे सच बताना नहीं चाहते, तो भूल जाए कि मैंने पूछा था, उसने कहा। आरुष ने उसे काफी देर तक घूरा और फिर कहा, तो फिर अलविदा। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षण शिखर छोड़ दिया। दिशा ने उसकी जाती हुई पीठ को घूरा और हल्की सी भौहें सिकुड़ी। 9वीं मंजिल। नामुमकिन। वह 8वीं मंजिल के चंगुल से कभी नहीं बच पाई थी, और वह जानती थी कि परीक्षण टॉवर की 8वीं मंजिल पर गुरुत्वाकर्षण कितना भयावह था। दूसरे शब्दों में, 9वीं मंजिल पर गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल ढलना एक ऊंचे, सीधे पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। यह एक अत्यंत कठिन कार्य था। दिशा को यकीन हो गया था कि आरुष उसे कुछ बताना ही नहीं चाहता। यही सोचकर वह वहां से चली गई और ट्रायल टावर में घुस गई। जब आरुष सान्याल निवास पर लौटा, तो मोहन, सूरज और काव्या अभी भी अपनी साधना में व्यस्त थे। यह कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि युद्ध प्रतियोगिता में अभी 3 दिन बाकी थे। अनुपमा अचानक आरुष के सामने प्रकट हुई। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या तुमने मीनार में साधना पूरी कर ली है? हाँ। आपने कितनी प्रगति की है? बहुत। अनुपमा चौंक गई, बहुत ज्यादा। हाँ, आरुष ने सिर हिलाकर कहा। बहुत बढ़िया। अनुपमा ने सिर हिलाकर पूछा, क्या आप शीर्ष 10 में आने का लक्ष्य बना रहे हैं? आरुष ने पलकें झपकाईं और कहा, मैं प्रथम स्थान का लक्ष्य रख रहा हूँ। अनुपमा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, मैं गंभीर नहीं थी, साले। ज्यादा दबाव मत बना, टॉप 10 में आना ही काफी है। टॉप 10 में आकर तुम हमारी गुरुराज अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ दोगे। आरुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वाह, अनुपमा बोली, क्या तुम्हें पता है कि प्रतियोगिता कैसे होगी? आरुष ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं पता। यह मार्शल प्रतियोगिता 3 राउंड में विभाजित होगी। पहले राउंड में अधिकांश प्रतिभागी बाहर हो जाएंगे। यह एक सहनशक्ति परीक्षण है और जो 1 घंटे तक टिक पाएंगे, वे दूसरे राउंड में प्रवेश करेंगे। पहले राउंड का लक्ष्य 80% प्रतिभागियों को बाहर करना है। आरुष ने भौहें चढ़ाईं, 80%। अनुपमा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। ज्यादातर लोगों के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता उनके गृहनगर वापस जाने का टिकट है। अनुपमा ने कहा, दूसरा चरण निर्दयी है क्योंकि आपको अंतहीन दानव क्षेत्र में जीवित रहना है। अंतहीन दानव क्षेत्र? आरुष ने पूछा। अनुपमा ने सिर हिलाया और समझाया, अंतहीन दानव क्षेत्र से संबंधित है और यह कई अलग अलग शक्तिशाली राक्षसी जानवरों से भरा क्षेत्र है। पिछली मार्शल प्रतियोगिता में 100 प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन प्रतियोगिता के अंत में उनमें से 20 से भी कम ही बाहर निकल पाए। अंतहीन दानव क्षेत्र एक क्रूर और खतरनाक क्षेत्र है। वहां आपकी मृत्यु होने की प्रबल संभावना है। आरुष ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, तीसरे राउंड के बारे में क्या? तीसरा राउंड और भी ज्यादा कठिन है और इसमें लक्ष्य एक बंजर भूमि में एक झंडा फतह करना है।
बंजर भूमि में 10 झंडे हैं और हर झंडा एक जगह का प्रतिनिधित्व करता है। बंजर भूमि के बीचों बीच प्रथम स्थान का झंडा लगा है। प्रथम स्थान के झंडे के दाईं और बाईं ओर क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान के झंडे हैं। एक राज्य केवल एक ही झंडा फहरा सकता है, अनुपमा ने बताया। अनुपमा ने कहा, मार्शल प्रतियोगिता में आप जो रैंकिंग हासिल करना चाहते हैं उसके अनुरूप टोकन प्राप्त करें। आरुष ने हल्के से सिर हिलाया, मैं समझ गया। अनुपमा ने सिर हिलाया और आगे बोली, तीसरा राउंड बेहद कठिन है क्योंकि इसमें कोई रोक टोक नहीं है। प्रतिभागी अपनी मनचाही चीज पाने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आप किसी भी आध्यात्मिक कलाकृति का उपयोग कर सकते हैं। आप शक्तिशाली राक्षसी जानवरों को भी बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ लाने की अनुमति मिलने से पहले आपको उन जानवरों के साथ एक अनुबंध करना होगा। सचमुच? आरुष ने पूछा। वह इस खुलासे से हैरान था। अनुपमा ने बताया, तीसरा राउंड न केवल एक व्यक्ति के रूप में आपकी ताकत का परीक्षण करेगा, बल्कि आपके शस्त्रागार, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपके समर्थकों का भी परीक्षण करेगा। आरुष चुप हो गया। क्या ये कुछ लोगों के लिए अनुचित नहीं होगा? उन्होंने झिझकते हुए पूछा। अनुपमा ने उत्तर दिया, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ये दुनिया निष्पक्ष है? आरुष एक बार फिर चुप हो गया। अनुपमा ने ये देखा और आगे बोली, तलवारबाज की एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत है, आध्यात्मिक कलाकृतियां और खजाने, पारिवारिक पृष्ठभूमि और समर्थक भी साधक के पराक्रम का हिस्सा होते हैं। आरुष और लिटिल पैगोडा अवाक रह गए। रहस्यमयी आवाज ने खुद को ये पूछे बिना नहीं रखा, क्या उसने सचमुच ऐसा कहा था? छोटे पगोडा ने उत्तर दिया, आप क्या सोचते हैं? रहस्यमयी आवाज शांत हो गई। इस बीच अनुपमा ने कहा, यह दुनिया अन्याय है और तुम्हारा अस्तित्व भी अन्याय है। यह अन्याय है कि तुम्हारे पास तलवार दाव की विरासत है जबकि उनके पास नहीं है। देवगिरी के पास कई तुरुप के पत्ते हैं और यह अन्याय है। उनके पास तुरुप के पत्ते क्यों हैं जबकि तुम्हारे पास नहीं? आरुष ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, मैं समझ गया। अनुपमा मुस्कुराए और बोली, मैंने गंभीरता से कहा था कि टॉप 10 में आना ही काफी है। खुद को देवगिरी के खिलाफ जाने के लिए मजबूर मत करो। जिंदा रहना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। आरुष का हृदय गर्मजोशी से भर गया। हाँ, मैं समझता हूँ, उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। तभी काव्या उनके पास आए। अनुपमा उसे देखकर मुस्कुराई, छोटी काव्या। काव्या ने थोड़ा झुककर कहा, गुरुजी। अनुपमा ने उसकी भी जांच की और पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। अनुपमा मुस्कुराई। उसने अपनी हथेली खोली और आरुष और काव्या के सामने 2 सफेद जैड की बोतलें प्रकट हुईं। आरुष ने पूछा, बड़ी अनुपमा, ये क्या है? अनुपमा ने समझाया, इनमें आसमानी स्तर की गोलियां हैं। मुझे माफ करना, लेकिन अकादमी की आर्थिक स्थिति खराब है। हम आपको इससे बेहतर गोलियां या कोई आध्यात्मिक कलाकृति नहीं दे सकते। आरुष ने जैड की बोतलों में रखी गोलियों पर नजर डाली। बड़ी अनुपमा, ये गोलियां काफी अच्छी हैं, उन्होंने कहा। इसके साथ ही आरुष और काव्या ने जैड की बोतलें रख दी। काव्या मुस्कुराए और बोली, गुरुजी, आप तैयार हो जाए। हमारी गुरुराज अकादमी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्रसिद्ध होगी। आरुष और काव्या चले गए। प्रदीप अनुपमा के बगल में प्रकट हुआ। उसने दोनों छात्रों को जाते हुए देखा और बुदबुदाया, ये बहुत प्रतिभाशाली हैं। अफसोस की बात है कि हमारी अकादमी इतनी गरीब है कि उन्हें बेहतर गोलियां या कोई कलाकृति भी नहीं दे सकती। अनुपमा ने उत्तर दिया, युद्ध प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वे अपने विकास के लिए एक बेहतर मंच पर कदम रखेंगे। प्रदीप ने सिर हिलाया, लेकिन वह आरुष और काव्या को भी छोड़ने को तैयार नहीं था। 2 अद्भुत प्रतिभाओं को जन्म देने में उन्हें कई साल लग गए थे। दुर्भाग्यवश प्रदीप और अनुपमा को भी पता था कि अगर वे विजयगढ़ में ही रहेंगे तो उन्हें नुकसान ही होगा। इस दुनिया में प्रतिभा ही काफी नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, समर्थक और एक बेहतरीन मंच भी जरूरी था। अनुपमा इस बात से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने कहा, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम उन्हें किसी बेहतर मंच पर कदम रखने की इजाजत ही दे सकते हैं। प्रदीप ने सहमति में सिर हिलाया। आरुष और काव्या धीरे धीरे बगीचे से गुजरे। काव्या ने पूछा, तुमने कितनी प्रगति की है? बहुत, आरुष ने उत्तर दिया। काव्या ने पलकें झपकाईं और एक बार फिर पूछा, कितना? आरुष ने कहा, मैंने बहुत तेजी से प्रगति की है। काव्या ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। आरुष ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? तुमने कितनी प्रगति की है? काव्या ने लगभग तुरंत जवाब दिया, बहुत। दोनों एक क्षण तक एक दूसरे को घूरते रहे, फिर साथ ही हंस पड़े। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, दोनों बातें करते और हंसते हुए टहलते रहे। उनके बीच एक गर्म और शांतिपूर्ण वातावरण था।
समय बीतता गया और आखिरकार युद्ध प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। युद्ध प्रतियोगिता के दिन सुबह होते ही उदयपुर शहर में एक जोरदार शोर गूंज उठा। 360 राज्यों की प्रतिभाएं आसमान में उड़कर रामपुर शहर की ओर चल पड़ी। सैकड़ों लोग एक ही समय में आकाश में ऊपर उठे, जिससे एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। विजयगढ़ की गुरुराज अकादमी के 4 प्रतिनिधि आरुष, काव्या, सूरज और मोहन आसमान में मौजूद अनगिनत लोगों में शामिल थे। देखते ही देखते 1000 से ज्यादा लोग बादलों को चीरते हुए रामपुर शहर के सामने पहुंच गए। रामपुर शहर की दीवारें 30 मीटर से ज्यादा ऊंची और सैकड़ों मीटर चौड़ी थीं। द्वार भी राजसी दीवारों जितने ही ऊंचे थे और उनसे एक भव्य और प्रभावशाली आभा निकलती थी। सभी लोग उत्साहपूर्वक शहर के द्वार के सामने एकत्र हुए। अचानक एक विशाल क्रिस्टल गोला उभरा और शहर के ऊपर मंडराने लगा। देखो, क्या ये बादल प्रक्षेपण गोला नहीं है? उसी समय 360 राज्यों की गुरुराज अकादमियों के ऊपर आसमान में एक विशाल पर्दा मंडरा रहा था। यह अनुमान लगाना किसी प्रतिभा की बात नहीं होगी कि इस युद्ध प्रतियोगिता का 360 राज्यों की हर गुरुराज अकादमियों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। दिशा शहर के दरवाजे के सामने प्रकट हुई। उसने सबको घूरा और मुस्कुराते हुए कहा, सबका गुरुराज अकादमी में स्वागत है। मैं यहाँ मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा करने आई हूँ। उसके शब्द जोर से और स्पष्ट सुनाई दिए और उसके पीछे शहर के द्वार धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गए। अंततः शहर के द्वार खोल दिए गए और भीड़ शहर में घुस गई। पूरा शहर खाली था और वहां कोई इमारत नहीं थी। आरुष और अन्य लोग भी उत्साहित थे। यह मार्शल प्रतियोगिता प्रत्येक दशक में केवल एक बार आयोजित की जाती थी तथा इसका सभी 360 राज्यों में सीधा प्रसारण किया जाता था। आरुष ने अपना सिर उठाकर मेघ प्रक्षेपण गोले को देखा। विजयगढ़ का सिंह वंश भी इस युद्ध प्रतियोगिता को देख रहा होगा। दिशा एक बार फिर प्रकट हुई। उसने सबकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आपने पिछले 10 सालों में कड़ी मेहनत की है और अब समय आ गया है कि आप दुनिया को अपना नाम दिखाएं। देवियों और सज्जनों, अपने परिवार के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो और सम्मान के लिए लड़ो। शुभकामनाएं। दिशा मुड़ी और चली गई। अपने परिवार के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो और सम्मान के लिए लड़ो। उत्साह से सबका खून खौलने लगा। इतने वर्षों तक खेती करने से उन्हें क्या हासिल होने की उम्मीद थी? वे प्रसिद्ध होना चाहते थे और मार्शल प्रतियोगिता से लाभ कमाना चाहते थे, लेकिन उन सभी का लक्ष्य एक ही था, वे सभी स्वतंत्र होना चाहते थे और लंबे समय तक जीना चाहते थे। भीड़ का उत्साह चरम पर था। वे इस मार्शल प्रतियोगिता में कुछ हासिल करने और अपने अपने राज्यों के हीरो बनने के लिए बेताब थे। कौन अपना नाम नहीं कमाना चाहेगा? कौन सबकी प्रशंसा का पात्र नहीं बनना चाहेगा? वे सभी प्रसिद्ध होना चाहते थे और आज वह दिन था जब वे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक बनने वाले थे। उनके ऊपर के बादल छंट गए और एक भयानक दबाव उन पर पड़ने लगा। धम्म 100 लोग वहीं घुटनों के बल बैठ गए। सबके चेहरे बदल गए। यह जबरदस्त दबाव ठंडे पानी की बाल्टी जैसा था जिसने अचानक सबका उत्साह बुझा दिया। यदि वे प्रसिद्ध होना चाहते थे तो उन्हें लोगों को यह दिखाना होगा कि वे प्रशंसा के पात्र हैं। जो लोग घुटनों के बल मजबूर हो गए थे वे उठ ही नहीं पा रहे थे। जो लोग अभी भी खड़े थे उनमें से कई लोग दबाव झेलने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। जल्द ही और भी लोग जमीन पर गिर पड़े। आरुष शांत रहा। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। काव्या और मोहन भी शांत दिख रहे थे, लेकिन सूरज को कुछ परेशानी हो रही थी। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि दबाव और भी अधिक था, क्योंकि यह और भी भारी हो गया, जिससे उन लोगों का मनोबल गिर गया जो सोच रहे थे कि उनके पास पहले दौर में बच निकलने का मौका है। वे निराश होकर जमीन पर गिर पड़े। कमजोर लोग जमीन पर दब गए और जब उन्हें एहसास हुआ कि वे दबाव का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने हार मान ली। हार मानने पर एक रहस्यमय शक्ति ने उन्हें टेलीपोर्ट करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। समय बीतने के साथ वहां खड़े लोगों की संख्या कम होती गई। आरुष ने चांदनी और निशांत की तरफ देखा। वे शांत थे, मानो दबाव से बेपरवाह। ब्रोकेड का लहंगा पहने एक युवक उनके सामने हाथ पीछे किए खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यानमग्न साधु जैसा लग रहा था। बहुत से लोग उसे देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह देवगिरी की रहस्यमय प्रतिभा थी। आरुष ने नजरें फेर लीं और लोकेश को देखने लगा। लोकेश की आंखें बंद थीं। उसके हाथ उसकी आस्तीन में छिपे थे और वह किसी प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार कर रहा था और एक रहस्यमय आभा बिखेर रहा था। अचानक लोकेश ने अपनी आंखें खोली और आरुष की ओर देखा। आरुष स्तब्ध रह गया। देवगिरी के रहस्यमय युवक ने भी अपनी आंखें खोलकर आरुष को देखा।
निशांत ने भी आरुष की ओर देखा और पूछा, चंदू कुछ गड़बड़ है क्या? एम्यू ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं है। इस बीच प्रतिभागियों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। पहला राउंड शुरू हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, लेकिन 100 से भी कम लोग बचे थे। पहला राउंड वाकई निर्दयी था, लेकिन असरदार भी। पहले राउंड में उन लोगों को बाहर कर दिया गया जो आगे चलकर कमजोर होने के कारण निश्चित रूप से बाहर हो जाते, इसलिए इससे सभी का समय बच गया। आरुष ने आंखें बंद कर ली और उस पर अभी भी उस शक्तिशाली दबाव का कोई असर नहीं हुआ। उसकी हिम्मत तो नहीं थी कि वह कह सके कि उसकी इच्छाशक्ति बेजोड़ है, लेकिन वह पत्थर की तरह मजबूत था। उसे परेशान करने के लिए इस दबाव से अधिक की आवश्यकता होगी। मोहन और काव्या अभी भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन सूरज साफ तौर पर संघर्ष कर रहा था। यह कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि वह विजयगढ़ के प्रतिनिधियों में सबसे कमजोर था। हालांकि वह अभी भी पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह इतनी जल्दी विजयगढ़ नहीं लौटना चाहता था। समय बीतता गया और अधिक लोग जमीन पर गिर पड़े। जो लोग अभी भी डटे हुए थे वे लगभग पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ थे। कुछ लोगों को तो हर पल एक साल जैसा लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था दबाव बढ़ता जा रहा था। कुछ प्रतिभागियों के चेहरे पीले पड़ गए और उनके माथे पसीने से तर हो गए। वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे टिके रहें। ये दशकों में एक बार मिलने वाला मौका था, इसलिए वे इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। हार मानने का अर्थ था ऊपरी क्षेत्र के गुरुराज अकादमी का छात्र बनने का अवसर छोड़ देना, साथ ही गुरुराज दिव्य महाद्वीप में जाने का अवसर भी छोड़ देना। अगर कोई प्रसिद्ध गुरुराज दिव्य महाद्वीप में जाना चाहता था तो उसे सबसे पहले ऊपरी क्षेत्र की गुरुराज अकादमी का छात्र बनना पड़ता था। हालांकि ऊपरी क्षेत्र की गुरुराज अकादमी केवल सर्वश्रेष्ठ छात्रों को ही स्वीकार करती थी। नामांकन के लिए व्यक्ति को अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी। प्रतिभागियों को पता था कि अपनी योग्यता साबित करने का यह उनका एकमात्र मौका हो सकता है। इस मार्शल प्रतियोगिता में वे जितना आगे बढ़ेंगे, अपर रियल्म की गुरुराज अकादमी में उनके शामिल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। समय बेरहमी से बीतता गया और रहस्यमय दबाव अंततः गायब हो गया। जो लोग अभी भी खड़े थे उन्होंने राहत की सांस ली और वे शीघ्र ही उत्साह से भर गए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से पहला राउंड पार कर लिया था। आरुष ने इधर उधर देखा तो पता चला कि सिर्फ 82 प्रतिभागी बचे हैं। पहले तो उनकी संख्या 1000 से ज्यादा थी, लेकिन अब सिर्फ 82 ही बचे हैं। उन्हें मानना पड़ा। उन्मूलन दर भयावह थी। जल्द ही दिशा फिर से प्रकट हुई। उसने एक लंबी लाल पोशाक पहनी हुई थी, जिससे वह एक आकर्षक विद्वान लग रही थी। उसने तुरंत ही उन सभी पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया जो उस समय युद्ध प्रतियोगिता देख रहे थे। उसने सबको देखा और मुस्कुराए। पहला राउंड पास करने पर बधाई। मुझे यकीन है कि आपके शहर में आपके प्रियजन आपकी उपलब्धि का जश्न मना रहे होंगे। प्रतिभागियों ने क्लाउड प्रोजेक्शन ऑर्ब की ओर देखा। उनके प्रियजन निश्चित रूप से उन्हें इस समय देख रहे थे। आरुष ने भी ऊपर देखा और क्लाउड प्रोजेक्शन ऑर्ब को घूरने लगा। विजयगढ़ के गुरुराज अकादमी में छात्रों का एक समूह खुशी से झूम उठा। आरुष, वह हमें देख रहा है। गौरवनाथ भी आरुष को देख रहा था। जब उसकी नजर आरुष से मिली तो वह कांपने लगा। उसने हर्षल का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसकी आवाज कांप रही थी जब वह बुदबुदाया, ये छोटा आरुष है। देखो, ये छोटा आरुष है। भावेश स्वयं प्राचीन वीरान शहर में सिंह वंश को गुरुराज अकादमी तक पहुंचाने गए थे। आरुष, मोहन और काव्या विजयगढ़ की आशा की सबसे बड़ी किरण थे, इसलिए उनके परिवारों के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आया गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ। ये छोटा आरुष है, हर्षल उत्साह से बोला। सिंह परिवार के सदस्य भी आरुष को देखकर रोमांचित थे। शांत और संयमित द्वितीय एल्डर ऊपर लगे प्रक्षेपण को घूरते हुए मुस्कुरा भी रहे थे। आरुष न केवल विजयगढ़ की गुरुराज अकादमी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, बल्कि पूरे सिंह परिवार का भी प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस बीच आरुष ने नजरें फेर ली और मुस्कुराया। वह जानता था कि सिंह वंश अभी उसे देख रहा है। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया, मैं लड़ूंगा। मैं प्रथम स्थान के लिए लड़ूंगा। प्रथम स्थान देवगिरी का क्यों होना चाहिए? क्या वे इसके हकदार हैं क्योंकि देवगिरी तलवारबाज का जन्मस्थान है? तो क्या? आरुष तलवारबाज का बहुत आदर करता था और उसे अपना आदर्श भी मानता था, लेकिन उसका मानना था कि डर और सम्मान दो अलग अलग चीजें हैं। वह किसी का सम्मान तो कर सकता था, लेकिन उसे उससे डरने की जरूरत नहीं थी। भय के कारण व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के साथ ऐसा व्यवहार करेगा मानो वह कोई देवता हो। किसी व्यक्ति विशेष की नायक पूजा करना उसके अपने ही मार्ग में बाधा बन जाएगा, क्योंकि वह निश्चित रूप से उनके ईश्वर के वचनों को ईश्वरीय सत्य मान लेगा।
आरुष के विचारों ने उसे एक नई समझ दी और वह शांत होने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसके भीतर की पत तलवार हल्की सी कांप उठी और तलवार की एक धार उसके भीतर से बाहर बहने लगी। आरुष के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने जल्दी से तलवार की तीक्ष्णता को दबा दिया और वह धीरे धीरे शांत हो गई। हालांकि आरुष साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसके अंदर तलवार की तीक्ष्णता पहले से भी ज्यादा प्रबल हो गई थी। आरुष चकित था और वह पूछे बिना नहीं रह सका, मास्टर पगोडा, अभी क्या हुआ? लिटिल पैगोडा ने समझाया, तलवारबाज की तलवारबाजी की नीयत उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। मानसिक सफलता का मतलब है कि आपकी तलवारबाजी की नीयत और भी मजबूत हो जाएगी, जिससे आप कुल मिलाकर एक मजबूत तलवारबाज बन जाएंगे। खैर, बधाई हो, आप एक ज्यादा शक्तिशाली तलवारबाज बन गए हैं। अगर मैं तलवार साधना के क्षेत्रों में आपकी दक्षता का आकलन करूं तो मैं कहूंगा कि आप तलवार संत बनने से बस आधा कदम दूर हैं। आरुष ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मैं तलवार संत बनने से बस आधा कदम दूर हूं। तलवार साधना के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तलवारबाजों को उनकी तलवार साधना के क्षेत्र के अनुसार उपाधियां दी जाती हैं। तलवार प्रशिक्षु, तलवार साधक, तलवार विशेषज्ञ, तलवार सम्राट, तलवार संत, अमर तलवार, महान अमर तलवार और अंत में तलवार सम्राट। आपने जिस त्यानयुन तलवार साम्राज्य का जिक्र किया है वह एक तलवार साम्राज्य है। सच कहूं तो वह इतनी शक्तिशाली है कि उसे तलवार साम्राज्य से भी बढ़कर माना जा सकता है, लेकिन तलवार साधना के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान तलवार साम्राज्य का ही है, लिटिल पैगोडा ने समझाया। छोटा पगोडा आगे बोलने से पहले रुका। जाहिर है, तलवार सम्राट सिर्फ एक उपाधि है और इसका मतलब यह नहीं कि वे सबसे शक्तिशाली साधक हैं। कुछ शक्तिशाली तलवारबाज ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसी उपाधियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। आरुष उत्तेजित हो गया। मास्टर पगोडा, चूंकि मैं पहले ही स्वॉर्ड सेंट से आधा कदम दूर हूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं? स्वॉर्ड सेंट के बाद स्वॉर्ड इम्मोर्टल ही अगला है ना? इसका मतलब है कि मुझे बस अगले लोक तक पहुंचना है और मैं एक स्वॉर्ड इम्मोर्टल बन जाऊंगा, एक स्वॉर्ड इम्मोर्टल। लिटिल पैगोडा काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, यह तो बस एक शीर्षक है, बहक मत जाना। हालांकि आरुष अभी भी उत्तेजित था। मास्टर पगोडा, मुझे लगता है कि मैं तलवार अमर बनने का मौका पा सकता हूं। छोटा पगोडा तुरंत चुप हो गया। वह और कुछ कहना चाहता था, लेकिन रहस्यमयी आवाज ने उसे आगाह कर दिया। बकवास बंद करो, तुम्हें उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसे कुछ उम्मीद देनी चाहिए, रहस्यमयी आवाज ने कहा। लिटिल पैगोडा ने आज्ञा मान ली और चुप हो गया। आरुष बहुत खुश था। तलवार अमर तो महान व्यक्ति थे, लेकिन क्या उसके पास भी तलवार अमर बनने का मौका था? वह इसके लिए उत्साहित कैसे न होता? मोहन ने आरुष की ओर देखा और उसका उत्साह देखा। क्या हो रहा है? अभी तो पहला राउंड पास हुआ है, तो भाई आरुष को क्या हो गया है? वो इतना उत्साहित क्यों है? इस बीच दिशा की आवाज गूंजी, थोड़े से ब्रेक के बाद हम तुम सबको अनंत दानव क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर देंगे। तुम्हारा काम आसान है, अनंत दानव क्षेत्र को पार करो और दूसरे राउंड को पास करने के लिए अंतिम बिंदु तक पहुंचो। दिशा ने सब पर नजर घुमाई और चेतावनी दी। एक दोस्ताना याद दिलाना है, अंतहीन दानव क्षेत्र के राक्षसी जानवर इंसानों के लिए तरसते हैं। अगर कोई तुम्हें मिले तो बहुत सावधान रहना। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। पहले दौर की निर्मता ने सबको साफ कर दिया कि इस युद्ध प्रतियोगिता की कठिनाई को कम करके नहीं आंका जा सकता। टेलीपोर्टेशन प्रणालियां क्रियाशील हो गईं। काव्या ने आरुष को खींचा और कहा, इधर आओ। आरुष काव्या के सामने टेलीपोर्टेशन एरे की ओर चला गया। टेलीपोर्टेशन एरे सिर्फ 2 लोगों को ही दूर ले जा सकता है और यह आपको किसी भी अनजान जगह पर छोड़ देगा, काव्या ने समझाया। उसने मोहन और सूरज की तरफ मुड़कर कहा, चलो बाद में ग्रुप बनाने का कोई तरीका ढूंढते हैं। मोहन ने सिर हिलाया और कहा, सावधान। टेलीपोर्टेशन सरणियां सक्रिय हो गईं, जिससे सभी लोग दूर चले गए। आरुष को अंततः अपनी आंखें खोलने में अज्ञात समय लग गया। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे हल्का सा चक्कर सा महसूस हुआ। उसके सामने एक झील थी और झील के ठीक पीछे एक पर्वत श्रृंखला थी। पर्वत श्रृंखला के अंत में एक ऊंचा ध्वज स्तंभ दिखाई दे रहा था और ध्वज स्तंभ के अंत में गुरुराज अकादमी का ध्वज था। ऐसा प्रतीत होता था कि झंडा ही अंतिम बिंदु था और अंतिम बिंदु तक पहुंचना ही उनका कार्य था। काव्या ने कहा, यह जगह साधारण नहीं है। आरुष ने झंडे को देखा और सीधे झंडे की ओर उड़ने के बारे में सोचा। हालांकि एक तीखी, दयनीय चीख ने आरुष की सोच को बाधित कर दिया। आरुष और काव्या ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी और एक युवक जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दिया।
मानो किसी उड़ते हुए राक्षसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया हो। राक्षसी जानवर का शरीर बाज जैसा था, लेकिन वह बैल जितना विशाल था। उसके दो पंख थे जो हर बार फड़फड़ाने पर हवा के झोंके छोड़ते थे। यह एक पृथ्वी श्रेणी का राक्षसी जानवर था। हालांकि समस्या ये थी कि यह सिर्फ एक पृथ्वी श्रेणी का राक्षसी जानवर नहीं था, बल्कि सैकड़ों थे। आरुष और काव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए। झंडे की तरफ उड़ना कोई विकल्प नहीं था। आरुष को पूरा विश्वास था कि यदि वह अपनी तलवार का प्रयोग करे तो राक्षसी जानवरों को भगा सकता है, लेकिन अभी भी उसके लिए अपना तुरुप का पत्ता दिखाना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि हम केवल पैदल ही जा सकते हैं, आरुष ने कहा। काव्या ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। वे नदी के दूसरी तरफ कूदने ही वाले थे कि आरुष ने भौहें चढ़ा दी और काव्या को पीछे खींच लिया। रुको, वह चिल्लाया। काव्या ने गंभीर दिख रहे आरुष की तरफ देखा। आरुष ने उसे अपने पीछे खींच लिया और उनके सामने जमीन अचानक फट गई। कुछ ही पल बाद एक काली आकृति उनकी ओर दौड़ी। यह आकृति इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। टकराना। आरुष का हमला भी अतुलनीय रूप से तीव्र था और वह काली आकृति पर प्रहार करने में सफल रहा, जिससे वह उड़ गई। आरुष और काव्या ने आखिरकार उस काली आकृति को देखा। यह एक राक्षसी जानवर था जो चूहे जैसा दिखता था। उसके छोटे छोटे पंख थे और उसकी सिर्फ एक आंख थी। काव्या बुदबुदाई, यह एक छाया चूहा है। यह पृथ्वी श्रेणी का राक्षसी जानवर है, लेकिन यह आकाश श्रेणी के राक्षसी जानवरों से भी ज्यादा भयानक है क्योंकि यह बहुत तेज है। आरुष ने छाया चूहे को गौर से देखा और छाया चूहे ने भी उसे गौर से देखा। अंत में छाया चूहा घूम गया और केवल अपनी छाया छोड़कर दूर कहीं गायब हो गया। छाया चूहा ये समझकर चला गया कि वह आरुष का मुकाबला नहीं कर सकता। राक्षसी जानवर मूर्ख नहीं होते, और अगर वे ऐसी लड़ाई से बच सकते तो दूसरों से जान तक नहीं लड़ाते। हमें सचमुच सावधान रहना होगा, आरुष बुदबुदाया। शुरू में तो उसने सोचा था कि वह अनंत दानव क्षेत्र को आसानी से पार कर सकता है, लेकिन आखिरकार आरुष को एहसास हुआ कि उसकी सोच खतरनाक थी। आरुष को अपनी सोच का अंदाजा न होता तो वह अनंत दानव क्षेत्र के खतरे को कम आंकता। खरगोश का पीछा करते हुए शेर भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तो उसे क्या हक था कि वह पीछे हटे। काव्या ने कहा, मुझे डर है कि यहाँ के राक्षसी जानवर कम से कम पृथ्वी स्तर के राक्षसी जानवर हैं। आरुष ने सहमति जताते हुए कहा, मुझे लगता है कि यहाँ भी आकाश श्रेणी के राक्षसी जानवर बहुतायत में हैं। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। आरुष ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि मोहन और सूरज इस समय कहाँ हैं। मुझे लगता है कि हमें अभी खोजबीन करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि हम उन तक पहुंच जाएंगे। आरुष ने सिर हिलाया और दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। जल्द ही वे उस पर्वत श्रृंखला में पहुंच गए जो उन्हें अनंत दानव क्षेत्र में पहुंचने पर दिखाई दी थी। वे एक घने जंगल में पहुंचे और आरुष भौंचक्का रह गया। जंगल में मानो मौत जैसी शांति थी, इतनी शांति कि मानो उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। आरुष वहीं रुक गया और इधर उधर देखने लगा। ऊपर से एक 30 मीटर लंबा हरा सांप अचानक उसकी ओर झपटा, लेकिन आरुष तक पहुंचने से पहले ही अचानक रुक गया। तलवार की एक तेज धार ने उसके सिर को छेद दिया, इससे पहले कि वह उसके काफी करीब पहुंच पाता। सरसराहट। घने जंगल में अचानक शोर मच गया। काव्या ने इधर उधर देखा तो उसे हर जगह हरे सांप दिखाई दिए। आरुष बुदबुदाया, मुझे लगता है कि हम सांपों के जंगल में प्रवेश कर गए हैं। सांप खतरनाक ढंग से फुफकारते हुए उनकी ओर रेंगने लगे। काव्या आरुष पर झुक गई। आरुष ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसका पीला चेहरा देखा। उसने एक बार पलकें झपकाई और पूछा, तुम्हें सांपों से डर लगता है? काव्या ने जवाब में सिर हिलाया। आरुष ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे आश्वस्त किया, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए आरुष ने अनगिनत सांपों पर अपनी नजर दौड़ाई और हरे सांपों के बीच एक गहरे बैंगनी रंग का सांप देखा। गहरे बैंगनी सांप को एहसास हुआ कि आरुष उसे घूर रहा है, इसलिए उसने एक अजीब सी फुफकार मारी। कुछ ही क्षणों बाद रेंगते हुए सांप आरुष और काव्या की ओर उड़े। आरुष ने निकटतम पेड़ से एक शाखा तोड़ी और एक सीटी जैसी आवाज गूंजी जब पेड़ की शाखा गहरे बैंगनी रंग के सांप के सिर की ओर उड़ी। गहरे बैंगनी रंग के सांप ने जल्दी से अपना मुंह खोला और चिल्लाया, रुको। आरुष अचंभित रह गया। क्या यह इंसानी भाषा बोलना जानता है? क्या ये कोई सांप राजा हो सकता है? सांप राजा ने आरुष को घूरते हुए कहा, तुम दोनों जा सकते हो। सांप राजा को पता था कि इंसान दयालु है। आखिरकार इंसान ने जो पेड़ की टहनी उसकी ओर फेंकी थी, वह उसका सिर धड़ से अलग कर सकती थी। आरुष और काव्या के चारों ओर के सांप सरक कर दूर चले गए।
आरुष ने जाने से पहले सर्प राजा की ओर एक तिरछी नजर डाली। हालांकि आरुष को मानो कुछ याद आ गया हो, वह वहीं रुक गया और पूछा, आगे कोई खतरनाक जगह तो नहीं है? सांप राजा बिना कुछ कहे उसे घूरता रहा। आरुष ने अपनी हथेली पलटी और एक संग्रहण वलय सर्पराज की ओर तैरता हुआ आया। उस संग्रहण वलय में 1000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। सर्प राजा ने भंडारण अंगूठी की जांच की और कहा, मुझे 1000 और स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल दे दो और मैं अपने अधीनस्थ को इस जंगल में सुरक्षित मार्ग पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने दूंगा। आरुष कुछ क्षण चुप रहा और फिर पूछा, क्या तुम सचमुच मुझसे सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे हो? सांप राजा ने शांति से उत्तर दिया, अगर मैं इतना शक्तिशाली होता तो तुम्हें हरा देता। दुर्भाग्य से मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, इसलिए मैंने बस कुछ पैसे कमाने का फैसला किया। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? आरुष ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच यह नहीं सोच सकता था कि राक्षसी जानवर सिर्फ इसलिए गूंगे हैं क्योंकि वे जानवर हैं। आरुष ने सांप राजा को एक और संग्रहणीय अंगूठी देने का फैसला किया और एक छोटा सा सांप आरुष और काव्या की ओर उड़ चला। सांप राजा ने निर्देश दिया, उस सांप का पीछा करो। आरुष ने सिर हिलाया। वे उस छोटे से सांप का पीछा करते हुए जंगल में अंदर तक पहुंच गए। वे कई राक्षसी जानवरों के इलाकों से सफलतापूर्वक बच गए, जिससे उनकी बहुत सी मुसीबतें बच गईं। राक्षसी जानवर क्षेत्रीय प्राणी थे और उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करने का मतलब था कि कोई उन्हें चुनौती दे रहा था। छोटे सांप ने उन्हें ईमानदारी से सुरक्षित मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया। जल्द ही तीनों एक घाटी के सामने पहुंच गए। ये घाटी हजारों मीटर ऊंचे 2 विशाल पहाड़ों के बीच थी। छोटा सा सांप रुक गया। दोनों ने मुड़कर छोटे सांप की तरफ देखा और सांप ने समझाया, आगे का इलाका काले भालुओं का है। वे हमेशा से हमारे कट्टर दुश्मन रहे हैं और अगर उन्हें मेरी गंध भी तुम्हारे साथ मिल गई तो वे तुम पर जरूर हमला कर देंगे। तुम्हें घाटी में नीचे अकेले ही चलना होगा। आरुष ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली को पलटा और एक भंडारण अंगूठी छोटे सांप की ओर तैरती हुई आई। धन्यवाद, आरुष ने कहा। छोटे सांप ने उस भंडारण वलय की जांच की और देखा कि उसके अंदर 100 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। उसने पलकें झपकाई और कहा, भालू राजा कभी गुरुराज अकादमी का छात्र था और वह मानवीय शिष्टाचार का बहुत बड़ा प्रशंसक है। अगर तुम उसका पर्याप्त सम्मान करोगे तो शायद वह तुम्हें परेशान न करे। आरुष मुस्कुराया और एक बार फिर छोटे सांप को धन्यवाद दिया। छोटे से सांप ने उसे टिप के लिए धन्यवाद दिया। जाने से पहले उसने स्टोरेज रिंग को एक तरफ रख दिया। आरुष और काव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए। काव्या ने कहा, मुझे अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सांप उतने डरावने नहीं रहे। आरुष हंसा, सचमुच। ये जोड़ी जल्द ही ब्लैक बीएस के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। काव्या बुदबुदाई, राक्षस जाति और मानव जाति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध तलवारबाज की बदौलत है। उन्होंने अपने काल में पूरे ब्रह्मांड को एकीकृत किया और एक नई व्यवस्था स्थापित करने से पहले शांति बहाल की। अगर वे न होते तो मुझे आश्चर्य होता है कि हमारी दुनिया कितनी अस्त व्यस्त होती। आरुष ने हल्के से सिर हिलाया। गुरुराज अकादमी में दाखिला लेने के बाद से उसने तलवार मास्टर के बारे में बहुत कुछ सीखा था और उसने ये भी सीखा कि तलवार मास्टर ही वह कारण थे जिनकी वजह से मानवजाति अन्य कुलों के साथ सद्भाव से रह पाती है। तलवारबाज ने अकेले ही सैकड़ों कुलों को एक ही झंडे तले एकजुट कर दिया था। कुलों को गुरुराज के नियम का पालन करना ही था। संघर्षों को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए कुलों के नेताओं के बीच कुछ झड़पें होती रहती थीं। हालांकि तलवार मास्टर द्वारा कुलों को एकजुट करने के बाद से बड़े पैमाने पर युद्ध कभी नहीं हुआ था। आरुष को कुछ सूझा और उसने पूछने का निश्चय किया, मास्टर पगोडा, क्या आप तलवार मास्टर से परिचित हैं? मेरा मतलब है, क्या आप उनसे परिचित हैं? छोटे पगोडा ने उत्तर दिया, हाँ। आरुष रोमांचित हो गया। मास्टर पगोडा, आप अपने यौवन काल में बहुत शक्तिशाली रहे होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप तलवारबाज से परिचित होंगे। लिटिल पैगोडा अवाक रह गया। हालांकि आरुष अभी भी नहीं बोला था। उसने पूछा, मास्टर पगोडा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने मुझे उन्हें अपना आदर्श न मानने के लिए क्यों कहा? छोटी पगोडा ने जवाब दिया, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि तुम्हें धीरे धीरे काम करना चाहिए। अपनी क्षमता से ज्यादा काम मत लो, समझ रही हो? आरुष ने सिर हिलाया, मैं समझता हूँ। गड़गड़ाहट। जमीन अचानक कांप उठी और एक विशालकाय काला भालू आरुष और काव्या के सामने प्रकट हो गया। काला भालू इतना विशाल था कि 3 बैलों से भी बड़ा लग रहा था। उन दोनों के सामने खड़ा होकर वह एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। यह एक आकाश श्रेणी का राक्षसी जानवर था।
आरुष के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसे एहसास हुआ कि वहां सैकड़ों काले भालू हैं, सैकड़ों। कुछ काले भालू स्काई रैंक के काले भालू नहीं थे, लेकिन आरुष उन सबको एक साथ संभाल नहीं सकता था। हालांकि राक्षसी जानवर हमेशा समूहों में यात्रा करते हैं, इसलिए यह वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं था कि सैकड़ों काले भालू उनके सामने आ खड़े हुए थे। आरुष ने अपने अनावश्यक विचारों को मिटा दिया और सबसे बड़े काले भालू की ओर झुका। हमने गलती से आपकी कीमती जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, कृपया हमें माफ कर दीजिए भालू राजा, आरुष ने कहा। भालू राजा के बगल में एक काला भालू आरुष पर दहाड़ा। इंसानों, भालू राजा ने पलटकर काले भालू को थप्पड़ मारा। पापा, काला भालू उड़ गया, जिससे अन्य काले भालू अवाक रह गए। भालू राजा ने ठंडे स्वर में डांटा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या मैंने तुम सबको पहले नहीं सिखाया? कुछ तमीज रखो, कुछ तमीज रखो। इसके बाद भालू राजा ने आरुष की ओर देखा। वह थोड़ा झुका और बोला, युवा प्रभु, हम आपको हमारे विनम्र निवास में पाकर प्रसन्न हैं। आरुष अवाक रह गया, जबकि काव्या के कंधे हल्के से कांपने लगे और उसने खुद को हंसने से रोक लिया। आरुष ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि भालू राजा पढ़ा लिखा और शिष्ट है, और ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। भालू राजा ने पलकें झपकाईं और पूछा, बाहर जो लोग हैं, क्या वे मुझे जानते हैं? आरुष ने सिर हिलाया, हाँ। भालू राजा जोर से हंसा और बोला, वे मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। आरुष ने एक प्राचीन पुस्तक निकाली और उसे भालू राजा की ओर बढ़ाया। भालू राजा, ये पुस्तक गुरुराज अकादमी की है। यह कोई मार्शल आर्ट की पुस्तक नहीं है, बल्कि तलवारबाज ने स्वयं इस पुस्तक की विषय वस्तु लिखी है। आरुष ने कहा, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है और मैंने ये पुस्तक आपको देने का निर्णय लिया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम दोनों में काफी समानता है। भालू राजा ने जल्दी से प्राचीन पुस्तक स्वीकार कर ली और कहा, मानव युवा भगवान, आप बहुत दयालु हैं। उसने एक आकाश श्रेणी की राक्षसी आंतरिक गोली निकाली और उसे आरुष की ओर बढ़ाते हुए कहा, एक दयालु भाव का बदला अवश्य चुकाना चाहिए। कृपया मुझसे यह आकाश श्रेणी की राक्षसी आंतरिक गोली स्वीकार करें। आरुष और काले भालू अवाक रह गए। आरुष चुप था और अपने सामने आकाश श्रेणी के राक्षसी जानवर की आंतरिक गोली को देख रहा था। ये बहुत कीमती है। मैं एक किताब के लिए एक आकाश स्तरीय राक्षसी आंतरिक गोली कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आरुष ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, भालू राजा, ये गोली बहुत कीमती है। भालू राजा मुस्कुराया, तुम्हें यह नहीं चाहिए। आरुष ने सिर हिलाया और समझाया, मैंने तुम्हें किताब इसलिए दी क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। एक आकाश स्तरीय राक्षसी आंतरिक गोली इतनी कीमती है कि उसे किताब के बदले नहीं दिया जा सकता। इसे रखना मेरे लिए अनैतिक होगा। आरुष इस प्रस्ताव से प्रभावित हुआ क्योंकि आकाश श्रेणी की राक्षसी आंतरिक गोली अभी भी काफी मूल्यवान थी। हालांकि आरुष कभी दूसरों की दयालुता का फायदा उठाने वाला नहीं था। भालू राजा ने एक पल के लिए आरुष को देखा और फिर मुस्कुराया। इंसान, तुम अलग हो। तुम मेरे साथ दूसरे इंसानों की तरह बेवकूफ जैसा व्यवहार नहीं करते। आरुष ठिठक गया, तो फिर मैं ये किताब रख लूंगा। भालू राजा हंसा। उसने अपना पंजा उठाया और दूसरे काले भालुओं से कहा, इन्हें जाने दो। काले भालुओं ने जोड़े के लिए रास्ता बना दिया। धन्यवाद। काव्या को ले जाने से पहले आरुष ने अपने दोनों हाथ सामने करके कहा। भालू राजा ने आरुष को पुकारा, मानव। आरुष ने भालू राजा की ओर देखा। भालू राजा मुस्कुराया और बोला, आगे स्वर्गीय भेड़िया कबीले का इलाका है, तुम्हें उनसे बचकर निकलना चाहिए। आरुष मुस्कुराया, शुक्रिया। काव्या ने चुपके से काले भालुओं की तरफ देखा और एक पत्थर देखा। पत्थर के पीछे कई इंसानों की लाशें देखकर काव्या की भौहें तन गईं। इस बीच भालू राजा के बगल में एक काले भालू ने पूछा, भालू राजा, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? भालू राजा दूर तक घूर रहा था। उसने काले भालू की तरफ मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई और बोला, वह भी बाकियों की तरह घाटी पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उनसे अलग है। उसने मेरे साथ बेवकूफ जैसा व्यवहार नहीं किया। क्या ये सचमुच सिर्फ इसी वजह से है? काले भालू ने पूछा। वह आश्वस्त नहीं लग रहा था। भालू राजा ने शांति से समझाया, हमारे पूरे कबीले के सामने खड़े होने के बावजूद वह डरा नहीं। उसने सम्मान और शांति से बात की। ऐसे लोगों के पास अक्सर तुरुप के पत्ते होते हैं, इसलिए मैंने उससे अलग तरीके से बात करने और आपसी विनाश का जोखिम उठाने के बजाय हमारे बीच अच्छे कर्म बनाने का फैसला किया। कौन जाने, शायद हमारे द्वारा स्थापित अच्छे कर्म भविष्य में काम आए। इतना कहकर भालू राजा ने काले भालू की ओर देखा और आगे कहा, इंसानों, भालुओं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना और हवा का रुख समझना आना चाहिए।
हम जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे कोई काम नहीं कर सकते। काले भालू ने जवाब में सिर हिलाया और कहा, दूसरे शब्दों में, अगर उन्हें हराया जा सके तो उनसे लड़ो, अगर नहीं तो उनसे दोस्ती करो। क्या मैं सही समझ रहा हूं? भालू राजा जोर से हंसा, तुमने पकड़ लिया। आरुष और काव्या घाटी से बाहर निकल गए और भालू राजा की सलाह मानकर वहां से चले गए। वह भालू राजा असाधारण था, काव्या ने कहा। आरुष मुस्कुराया और बोला, एक साधारण प्राणी किसी कुल का राजा नहीं बन सकता। काव्या भी मुस्कुराए और बोली, मुझे लगा था कि आप आंतरिक गोली स्वीकार कर लेंगे। दरअसल काव्या इसे स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन आरुष ने उसे पीछे छोड़ दिया और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आरुष ने सिर हिलाते हुए समझाया, जो लोग छोटे मोटे फायदों के पीछे भागते हैं वे और भी ज्यादा खोते हैं। मुझे भी नहीं लगता कि दूसरों का शोषण करना अच्छी बात है। काव्या ने हल्के से सिर हिलाया, मैं सहमत हूँ। आरुष ने इधर उधर देखा और बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि मोहन और सूरज इस समय कैसे होंगे। वह उनके बारे में थोड़ा चिंतित था। अनंत दानव क्षेत्र में सचमुच आकाश श्रेणी के राक्षसी जानवरों की अनंत संख्या दिखाई दे रही थी। राक्षसी जानवर भी कुलों में इकट्ठे थे। एक संपूर्ण राक्षसी पशु वंश के साथ मुठभेड़ किसी को भी निराशा में डालने के लिए पर्याप्त थी, और यहां तक कि अगर सैकड़ों भालू उसे घेर ले तो आरुष के पास भी पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मैं आमने सामने की लड़ाई से नहीं डरता, लेकिन राक्षसी जानवरों के एक समूह के खिलाफ सच कहूं तो मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। तभी काव्या गंभीर स्वर में बोली, मुझे डर है कि हम में से बहुत से लोग इस दौर को पार नहीं कर पाएंगे। आरुष ने सहमति में सिर हिलाया, वाकई ये राउंड थोड़ा मुश्किल है। काव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि गरुराज दिव्य महाद्वीप और भी निर्दयी है। आरुष उत्सुक था, क्या मतलब है तुम्हारा? काव्या ने आरुष की ओर देखा और पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस प्रतियोगिता के बाद वे ऊपरी दायरे से कितने लोगों को स्वीकार करेंगे? आरुष ने अपना सिर हिलाया। काव्या ने कहा, एक। आरुष चौंक गया, वे सिर्फ एक ही व्यक्ति को स्वीकार करेंगे? काव्या ने सिर हिलाया। अफवाह है कि वे केवल इस युद्ध प्रतियोगिता के विजेता को ही स्वीकार करेंगे। आरुष चुप हो गया। गरुराज दिव्य महाद्वीप केवल युद्ध प्रतियोगिता के विजेता को ही स्वीकार करेगा। आरुष को मानना पड़ा कि यह बहुत ही कठिन था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि काव्या ने धमाकेदार बातें करना बंद नहीं किया था। उसने उत्सुकता से कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि मुख्य अकादमी की स्वीकृति दर गरुराज दिव्य महाद्वीप की स्वीकृति दर से भी ज्यादा खराब है। काव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों के लिए ऊपर चढ़ना बेहद मुश्किल और लगभग असंभव है। आरुष ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और इसीलिए हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आखिरकार हमारे पास कोई मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है जो हमें सहारा दे सके। हाँ, काव्या मुस्कुराए और बोली, चलो मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। आरुष ने सिर हिलाया और दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी। जल्द ही दोनों स्वर्गीय भेड़िया कबीले के क्षेत्र में पहुंच गए। वे गुरुराज अकादमी के झंडे के और करीब पहुंच रहे थे। आरुष ने पहाड़ की ओर देखा और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, हम उस पहाड़ को पार करते ही वहां पहुंच जाएंगे। काव्या ने सिर हिलाया और वे और भी तेजी से चलने लगे। दोनों मोहन और सूरज को लेकर चिंतित थे, लेकिन उनके पास झंडे की ओर बढ़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। विशाल पर्वत श्रृंखला में उन दोनों को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। जल्द ही वे दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और वे झंडे से केवल कुछ किलोमीटर दूर थे। वे सभी मुस्कुराते हुए झंडे की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि एक जोरदार हंसी ने उन्हें वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। हा, दो और हैं। आरुष और काव्या ने मुड़कर देखा तो एक लंबा दाढ़ी वाला आदमी काले गाउन में अश्लील नजरों से उनकी ओर आ रहा था। उसकी आंखों में पागलपन भरी चमक से साफ जाहिर हो रहा था कि वह नेक इरादे से उनके पास नहीं आ रहा था। काव्या पर नजर पड़ते ही दाढ़ी वाले आदमी की आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराया और बोला, कितनी खूबसूरत औरत है। मैंने इतनी खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखी। तस्क तस्क तस्क। आरुष ने दाढ़ी वाले आदमी को गौर से देखा। दाढ़ी वाला आदमी इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस था, और वह आकाश श्रेणी का राक्षस था। दाढ़ी वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए काव्या को घूरा। तुम दोनों को आरुष और काव्या होना चाहिए। किसी ने मुझे तुम दोनों से छुटकारा पाने के लिए बहुत पैसे दिए थे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ की लेडी काव्या इतनी खूबसूरत होगी। मुझे लगता है कि कोई हिजड़ा भी उस पर फिदा हो जाएगा। स्वूश। आरुष को अपनी ओर आते देख दाढ़ी वाले आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। कितनी भयानक गति थी। वह केवल अपना सिर बचाने के लिए अपनी बाहें उठा पा रहा था। हालांकि आरुष का लक्ष्य उसके पारिवारिक गहने थे। पाक।
दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अनजाने में अपने पारिवारिक आभूषणों की ओर हाथ बढ़ा दिया। आरुष ने तुरंत उस मौके का फायदा उठाकर दाढ़ी वाले आदमी के गले पर मुक्का मार दिया। धमाका। इस हमले से दाढ़ी वाले व्यक्ति को उड़ जाना चाहिए था, लेकिन आरुष ने दाढ़ी वाले व्यक्ति का टखना पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। धमाका। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन में मानव आकार का गड्ढा बन गया। आरुष दाढ़ी वाले आदमी के ऊपर मंडराते हुए बोला, मैंने सोचा था कि तुम्हारे जैसे राक्षसों में बुनियादी शालीनता होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। दाढ़ी वाले आदमी ने आरुष को घृणा से घूरा और दहाड़ा, अपने चारों ओर देखो। राक्षसों के एक समूह ने अनजाने में आरुष और काव्या को घेर लिया था। आरुष ने एक बार उन पर नजर डाली और अंदाजा लगाया कि समूह में सैकड़ों राक्षस होंगे। दाढ़ी वाले आदमी ने भयावहता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मार दो और मेरा बर्बर कबीला उस औरत को टुकड़े टुकड़े कर देगा जिससे तुम प्यार करते हो। आरुष दाढ़ी वाले आदमी को देखकर मुस्कुराया, क्या ऐसा है? तो फिर मैं आज ही बर्बर कबीले को धरती से मिटा दूंगा। धमाका। एक जोरदार शोर और विचित्र ध्वनि हुई जब आरुष के मुंह से दाढ़ी वाले आदमी के शरीर की हर हड्डी टूट गई। दाढ़ी वाला आदमी गुस्से से दहाड़ा, मार डालो इसे, मार डालो इसे, औरत को छोड़ दो। बर्बर लोग आरुष पर हमला करने के लिए दौड़े। आरुष ने अपनी ओर बढ़ते राक्षसों को जानलेवा निगाहों से देखा और उसकी आंखों के